गुलामी हमारे हाथ की तकदीर बन जाती है। कभी बेटी, कभी बहू, कभी बेनामियां। एक ही मुक्ति है, मौत। उत्तर प्रदेश के 85 गांव में एक 60 वर्षीय महिला अपने जीवन का अंत कर देना चाहती थी, आत्महत्या करना चाहती थी। और वो किस गुलामी की बात कर रही थी? हम अपने बच्चों को कितने प्यार से बड़ा करते हैं, उनकी आजादी का, खुशियों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन कहीं ऐसा भी है कि उन्हें गुलाम बना के रखा जाता है, उनकी हसरतों को कुचल दिया जाता है। लेकिन इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए कुछ हालात से समझौता कर लेते हैं और तकदीर के सामने अपना सर झुका देते हैं। पर कुछ हालात से लड़ते हैं और कुछ गलत रास्तों पर चलकर अपराध का रास्ता चुन लेते हैं। आज की कहानी ऐसी ही 4 बहनों की है जो किसी भी रास्ते पर चल सकती है। आज देखते हैं एक ऐसा सनसनीखेज केस जो आपको हमारे समाज का एक ऐसा आईना दिखाएगा जिसे देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? क्या आज भी हमें खुलकर जीने का हक हासिल है? ये लो बिटिया, 1000 रुपया अब तक का हिसाब क्लियर। जीजा जी, वो इंदू जी रास्ते में मिली थी, ये टिफिन देने को बोला है। हाँ तो माथा पे रख दो, रखो ना वहां पे। भैया छोड़ दो हमको, कुसुम बंद कर दरवाजा। कब से पी कर रही है, दिमाग फटने लगा है। सुनो, अरे कितना अंतर है बताओ हमारी कुसुम और बिमला में। ये देखो, ये हंसती रहती है, वो रोती रहती है। दीदी, हमको 300 रुपया मिलेगा, वो कॉलेज का फीस देना है। बेला, ठीक से बैठ। ओलंपिक से लेकर पढ़ाई लिखाई और देश के हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना जादू बिखेर रखा है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो देश का नाम और भी रोशन कर सकती है। आज हमारे स्टूडेंट महिला बाबूजी, रात से घर ना आए, हमें बहुत चिंता हो रही है इनकी। वो पंकज जो है पुराना पियक्कड़ है, पड़ा हुआ कहीं नाले में पी के। ठीक से पकड़, एक काम कैसे ढंग से नहीं होता। आपको टीवी की पड़ी है, यहाँ हमारे पति गायब है, आप हमें साथ ना चल सकते? ये ना गठिया हुआ है, इनको दिमाग खराब नहीं हुआ है। इतने दर्द में 12 किलोमीटर जाएंगे तेरे साथ थाने। आपके ना कोई दर्द वर्द ना है, अच्छे से जानते हैं हम सब। आप हमारे साथ जाना ही ना चाहते। पति खोया है उसका। ए कुसुम्बा, जा जरा तू तो चली जा हिंदू के साथ थाने। साहब, कल शाम से हम अपने पति का नंबर लगा रहे हैं मगर लग नहीं रहा है। नंबर क्या उनका? ये वाला। आप दोनों बहनें, घर से कोई बड़ा नहीं है? साहब, वो हमारे बाबूजी के पैरों में दर्द रहता है, इसलिए हम दोनों ही आ गए। आपके पति कहाँ काम करते थे? उसका नाम क्या है? जी पंकज, वो इसी गांव की साड़ी फैक्ट्री में क्वालिटी चेकिंग का काम करते हैं। किस गांव से? उसका कोई परिवार? साहब, वो इसी गांव से हैं। हमारे परिवार के सिवा उनका और कोई नहीं है। ठीक है, आप लोग अभी जा सकते हो। जैसे हमें कोई खबर मिलेगी हम आपको कॉल करेंगे। ये हमारे 200 की चाल। क्या बात है, सीधे 200 की बाजी? कहीं लॉटरी तो नहीं निकली आपकी? ये लो, हमारी भी 200 की चाल। साहब, आया तो जरूर था, लेकिन गया कब कुछ याद नहीं। साहब, पंकज भाई तो बहुत जल्दी में था। उस दिन हम लोगों को तनख्वाह मिली थी, वो अपना पैसा दोपहर में ही लेके निकल गया। जब पंकज ने आपसे छुट्टी मांगी तो कुछ अजीब लगा, जैसे कुछ वो डरा हुआ हो या कुछ और? हाँ साहब, वैसे 6 महीने से उसका बर्ताव कुछ
अलग सा लगता था मुझे। अच्छा सुनो, ये सब साड़ी ये क्या पहन के आए हो तुम लोग? तुम लोग यहाँ काम करने के लिए आते हो या मर्दों को लुभाने के लिए? कल से ये सब नहीं चलेगा, समझे? लो लगाओ साड़ी पे, अंग प्रदर्शन करके कैटरीना बनेंगे सब। उसके ऐसे बर्ताव की कोई वजह? किसी से कोई झगड़ा या फिर कोई अनबन? यहाँ उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बाहर का तो पता नहीं साहब। नारायण, यहाँ पंकज का तो किसी के साथ कुछ हुआ नहीं है, फिर वो अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा था? हो सकता है इस सवाल का जवाब उसके रिश्तेदारों के पास हो। फिलहाल तुम एक काम करो, उसकी मोबाइल की लास्ट लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और उसके दोस्तों से पूछताछ करो। सर गाड़ी आई गाड़ी आई गाड़ी आई गाड़ी आई गाड़ी आई। अम्मा अम्मा पुलिस आई, अम्मा अम्मा पुलिस आई। 6 महीने से परेशान था, हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा होगा। अब दिन रात तो हमारे साथ रहता नहीं था ना पंकज, हमको कैसे पता होगा? क्यों, तुम्हारा कुछ नहीं लगता था? दामाद था ना वो? दामाद तो था, पर गांव वालों का भी कहना है कि पिछले 6 महीने से वो परेशान था। देखिए साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हम हमारे पति को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको जरूर किसी ने कोई गलत बात कही है। वो कोई परेशान नहीं थे। कुसुम, फैक्ट्री से पता चला है कि एक बार तुम्हारे और पंकज के बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी। क्या किए हो? सब साड़ी में एक ही धागा, तुमको दिमाग वाग नहीं है? इसका क्या चार देंगे? वो तो फैक्ट्री में उनका काम ही था ये जांच करना कि साड़ियों पर कशीदाकारी सही हुई या नहीं, ताकि जब माल बाजार में जाए तो वापस ना आए। हमारी एक गलती की वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। हाँ साहब, ये सही कह रही है। यानी कि अक्सर वो ऐसे ही लोगों के ऊपर गुस्सा हुआ करता था। तुम लोग यहाँ काम करने के लिए आते हो या मर्दों को लुभाने के लिए? तुमको दिमाग वाग नहीं है? इसका क्या चार देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं किसी से चक्कर वक्कर था? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। पंकज के गायब होने के पीछे आखिर ऐसा क्या राज था? पंकज को गायब करने से किसका फायदा था? साहब, इन लोग के पास से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने सर। हाँ, पर इतना पक्का है कि उसके गायब होने का राज उसके 6 महीने में आए बदलाव से जुड़ा है। सवाल यह है कि अरे भैया, आवाज कैसी? लगता वहां से आ रही सर। अरे मैं क्या करूं मोरी मैया। ए, इधर आ। इधर आ। अरे ये कैसा आवाज आ रहा है तेरे घर से? राम, हमारी बुआ है, थोड़ा उम्र ज्यादा है और बीमार रहती हैं, तो दर्द में कराती रहती हैं। हम आ रहे हैं बुआ। नारायण, मैं क्या कह रहा था? इंदु के लापता पति पंकज को ढूंढने निकली पुलिस टीम के सामने बड़ी ही विचित्र बातें आ रही थी, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। आखिर एक बीवी बच्चे वाला जिम्मेदार आदमी अचानक कहां गायब हो गया था? क्या वो अपनी मर्जी से कहीं चला गया था या फिर उसके गायब होने के पीछे कोई साजिश थी? हाँ साहब, आयरा, उस दिन उसके साथ एक लड़की भी थी, वो उससे ही बात कर रहा था। लड़की? हाँ साहब। स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब। सर, चाय वाले ने स्केच बनवाया। काम करते हैं, पंकज के रिश्तेदारों और गांव वालों से पता करते हैं। क्या आप इस लड़की को जानते हैं? इसे पंकज के साथ देखा गया था। नहीं साहब, हम तो कभी नहीं देखे। कौन है ये? पंकज 3 मार्च को फैक्ट्री से निकलने के बाद इससे मिला था। साहब, हम भी लड़की को नहीं जानते। और पंकज का कुछ पता चला? अभी तो नहीं पता चला है, पता लग जाएगा। जैसे कुछ पता लगेगा हम आपको बताएंगे। चलो। अरे भैया, ये आवाज फिर से कैसी आ रही है? सब कुछ ठीक है ना? ठीक है ये साहब, बुढ़ापे की मार है, सह नहीं पा रही। दवाई का वक्त हो गया है, दवाई देंगे तो ठीक हो जाएगी। राम, सर, गांव में सब लोगों से पूछा, इन कोई भी इस लड़की को जानता नहीं है। हो सकता है ये लड़की इस गांव की ना हो। एक काम करो, आसपास के जितने भी गांव हैं उन सबके थानों में फोटो सर्कुलेट करवा दो, कहीं ना कहीं तो कोई सुराग मिलेगा। सर, चलो।
क्यों बेला को उसी के घर वालों ने दुत्कार कर भगा दिया था, और जब पुलिस ने बेला को पंकज के साथ देखने पर उसका स्केच बनवाकर परिवार वालों और गांव वालों से पूछताछ की तो सबने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? विमला को भी हर बार पुलिस की नजर से बचाया जा रहा था, और वही विमला दिन रात अपनी मौत की भीख क्यों मांग रही थी? और कुसुम को विमला किस बात के लिए चेतावनी दे रही थी? गांव वालों के बीच में ऐसा कौन सा राज था जिसे छिपाने में पूरा गांव एकजुट था? अरे तू काय सर पे नाच रही है? बैठ तो नहीं जाती शांति से? बाबूजी ऐसे कैसे शांति से बैठ जाए हम? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बेला इनसे मिली कैसे? ये बेला की 25 जिस दिन आई थी ना, उसी दिन मार के काट देना चाहिए था ये। तो लागत है कि ये सब कुछ उसने किया है। वैसे अम्मा, वो बेला हमको भी मिली थी, कॉलेज जा रहे थे ना, जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रही थी। एक कुसुम्बा, जरा चकोरी के लिए गरम गरम दूध ले। देख बेटे, तू इन सब बातों की तरफ ध्यान ना दे, तू तो बस अपनी पढ़ाई कर। सर, भरोली थाने से खबर है। क्या खबर है? उन लोगों ने उस लड़के को स्पॉट किया जो पंकज से मिली थी। वहां के हवलदार उस पर नजर रखे हुए हैं। इससे पहले कि वह हाथ से निकले, चलो उसे पकड़ते हैं। सर, बेला बहुत चर्चे है तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट में, चोरी चकारी छीना झपटी और न जाने क्या क्या। बोलो, पंकज को क्यों मिली थी? चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है, बोलो। पहले आप लोग हमें खाना खिलाइए, भूख लगी है हमें। बोलो, पंकज को क्यों मिली थी? साहब, हम घर से भाग गए थे, फिर घर लौटा के चाहते थे, लेकिन घर वाले हमें अंदर नहीं ले रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि इकलौते दामाद की उंगली पकड़ के हम घर में घुस जाएंगे। दामाद? हाँ साहब, जीजा है वो मेरे, इंदु के प्रति। इंदु हमारी बहन है साहब। बेला ने हमें बता दिया कि वो तुम्हारी बेटी है। इतना बड़ा सच छुपाने की वजह? हमें नहीं मालूम साहब कि उन्होंने आप लोगों से ये बात क्यों छिपाई। पंकज हमारे जीजा हैं और इंदु हमारी बहन है। कुसुम और चकोरी भी हमारी बहनें हैं। सारा गांव हमें जानता है साहब। तो तुम्हें घर में वापस क्यों नहीं लेते? उस कलमुही ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। किस मुंह से कहते हैं कि वो हमारी बेटी है? पुलिस को गुमराह करना एक अपराध है, और बेला के बारे में हमसे झूठ बोलकर आपने वही अपराध किया है। हम गरीब लोग हैं साहब, और इस पूरी दुनिया में एक ही चीज हमको सबसे ज्यादा प्यारी है, वो है इज्जत। और झूठ बोलकर हम उसी इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वही बेला पता नहीं कहां कहां अपना मुंह काला करा के आई है, और अब अपने साथ हमारा नाम भी काला कर रही। गांव वाले दुख देखे हमारा, और इसीलिए हमारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे घर वालों के अनुसार तुम्हारे चरित्र की वजह से उन्होंने तुम्हारे साथ रिश्ते तोड़े। इसमें कितनी सच्चाई है? नाटक बंद करो और जो पूछ रहा हूं उसका सही जवाब दो। इतने साल तुम अपने घर से बाहर रही, और अचानक एक दिन आती हो और पंकज को मिलती हो, उसके बाद अचानक पंकज गायब हो जाता है। आखिर माजरा क्या है? विमला की चेतावनी में ऐसा क्या राज था जो कुसुम को बेचैन कर देता था? क्यों वो बार बार चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी? इतना तो तय था कि कई ऐसे राज थे जो छिपाए जा रहे थे। आ गई तू? जब हम मदद मांगने आए थे तब तो मुंह फेर लिया था। हम तेरे पैर पड़ते हैं, हमें माफ कर दो। हम घर वापस आना चाहते हैं। जो तू की है ना, माफी लायक नहीं है। नाक कटवा दी हमारी। चली जा, हमको दोबारा कबू मत मिलना। हम चाह के भी तेरी मदद नहीं कर सकते, हम तो खुद मजबूर हैं। और सब कुछ जानते हुए भी तू ऐसा कह रही है। फिर क्यों आई है यहाँ? तुझे देखने आए हैं। पुलिस वाले कह रहे थे कि पागलों की तरह हरकतें कर रही। वो हम पागल होने का नाटक कर रहे हैं। अब हाथ जोड़ते हैं, इस कैद खाने से ना हमें बाहर निकालो, समझी? अगर हमने अपनी जुबान खोली ना तो तुम सब सलाखों के पीछे होगे, समझ लेना।
ठीक है, तुम्हारी बहन बेला को छोड़ रहे हैं। हेलो साहब, बर्फीपुर से बोल रहे हैं। ये पंकज ना यहीं अपने दोस्त के घर छुपा हुआ है। हमें पता चला है कि कुसुम और पंकजवा छुप छुप के कहीं मिलते हैं। तुम उस पर नजर रखो, हम लोग पहुंचते हैं। सर हम कुछ नहीं कर रहे ना, लेके चलो उसको। ये क्या है, हमको बताइए तो पहले। सब तंग आके भाग गए थे वहां से। तू तो शादीशुदा था, साली के साथ चक्कर था, तू किस बात से तंग आ गया? सब कहने का बात है साहब। बिंदु और दूसरी तरफ कुसुम, लेकिन साहब धीरे धीरे मुसीबत बढ़ने लगा। दोनों बहन का ना नखरा बढ़ने लगा। वो जिद पे अड़ी हुई थी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम उसके साथ बिताएं, और उधर कुसुम साहब उसका एक दिन में तो मन ही नहीं भरता था। एकदम जिद पे अड़ी हुई थी कि हमको हफ्ता में 2 बार मिले साहब। कैसे? देखिए जीजा जी, जब भी हम गएंगे आपको मिलना ही पड़ेगा। ये दुल्लू बहन के चक्कर में ना एकदम माथा ना भन्ना गया था, इसलिए भाग गए थे साहब। पंकज के हाथ लगते ही पुलिस को पंकज, इंदु और कुसुम के ट्रायंगल का खुलासा हुआ। पंकज का यह कहना था कि वो इंदु और कुसुम से छुटकारा चाहता था, जिसकी वजह से वो खुद ही भाग गया था। क्या वो सच कह रहा था? ऐसा लग रहा था कि इस केस के सारे तार अब सुलझ चुके हैं, और शायद इस केस में आई शांति एक और बड़े तूफान की शुरुआत थी। क्या कहा? कुसुम? वो तो खुद ही लापता है कल से। पहले पंकज गायब हुआ और अब वो आ गया तो कुसुम। क्या चल रहा है इस परिवार में? कहाँ गायब किया उसे? बहन के सुहाग पर डाका डाल रही थी। डायन भी साथ कर छोड़ के बाहर करती है। उसे कुछ मत कहिए। कुसुम ने कुछ नहीं किया साहब, हमें पहले से ही सब पता था। क्या तुम्हें पता था कि कुसुम का तुम्हारे पति के साथ संबंध है? हाँ। तुम्हें क्या लगता है जो हमने सुना वो सच है और इसलिए कुसुम भाग गई? भाग गई? हमरी बला से भाग गई या फिर इसके पीछे कुछ और है, ये हम पता कर ही लेंगे। कुसुम जो घर की सेविका थी वो घर से गायब थी। पुलिस की तहकीकात जो पंकज के मिसिंग केस से शुरू हुई थी, अब कुसुम की गुमशुदगी के केस में तब्दील हो गई थी। आखिर कुसुम कहां और क्यों गायब हुई थी? लग रहा है इंदु देखो हद से आगे बढ़ी ना, तो सही बता रहे हैं हम, बच्चों की कसम खा के बता रहे हैं। तुम दोनों बहन का पोल पट्टी जो है ना जाके पुलिस वालों को बता देंगे। मुंह पे टेप मार के बैठे हैं तो चुप ही रहने दो। नारायण, कोई तो ऐसी बात है जो सामने नहीं आ रही। एक काम करो, इंदु और पंकज पर नजर रखो। सर ये कहीं वही बुढ़िया तो नहीं है जो जिसकी आवाज इस घर से आती है? एक मिनट, क्या हुआ इन्हें? अब क्या कहें साहब, पहले तो बीमार रहा करती थी, अब नहाते हुए गिर गई तो कलाई में चोट आ गई। वही मरहम पट्टी करवा के आ रहे हैं, देखिए ठीक हो जाए। चलो बुआ। नारायण, मुझे लग रहा है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। नहाते वक्त अगर कोई गिरेगा तो सिर्फ कलाई में कैसे चोट लगेगी, और भी कहीं चोट लगनी चाहिए। और लोग बता रहे थे कि कुसुम का इस औरत से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया। ऐसा तो नहीं कि कुसुम भी इनके साथ मिली हो? सर हो सकता है कुसुम अंदर ही हो। चलो चल के देखते हैं आखिर चल क्या रहा है इस घर में। दम लगा है साहब, वो दवा खा के सो रही है। हटो साहब, आप बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ है? ये सब हमारे साथ नहीं होते साहब, गांव के बहुत घरों में यही सब होते हैं। कुसुम के साथ भी ऐसा ही हुआ है साहब। बिना डरे हमें सब कुछ बताइए। साहब, इस गांव की एक प्रथा है, हर घर से एक लड़की चुनी जाती है जिंदगी भर सेविका बनने के लिए साहब। सेविका? घर से जो भी लड़की चुनी जाती है उसे घर का सेवा चाकरी करना होता है पूरे जिंदगी भर। उसको अपने मन से न शादी करने का हक है न घर बसाने का। ये प्रथा उन लोगों ने शुरू की थी जिनके घरों में कोई औरतें नहीं थी देखभाल करने के लिए, और वक्त के साथ
लोगों ने इस प्रथा की शक्लें बदल दी साहब, शक्लें बदल दी। बलराज के घर में भी 5 बेटियां हैं साहब, जिनमें से एक को चुना जाना था सेविका बनने के लिए। सेविका बनने के लिए कुसुम को चुना गया था। अच्छा ये बताइए, इस बात का फैसला कैसे होता है कि सेविका कौन होगी? हर घर में चुनाव का तरीका अलग अलग होता है साहब। कोई अपनी बड़ी बेटी को चुन लेता है सेविका के लिए, कोई छोटी बेटी को चुन लेता है, और कोई तो किसी भी लड़की को चुन लेता है। हमें सेविका वेविका नहीं बनना था, इसलिए हम गांव से ही भाग गए। ये सुमन तुम्हारी कौन सी बहन है? इसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया तक। सुमन साहब हमारी ही बहन थी, हमारे भाग जाने के बाद वही सेविका बनी थी, लेकिन साहब हमारी तरह वो भी भाग गई। तुम भी तो भागी थी, तो तुम वापस क्यों आना चाहती थी? पिछले 8 सालों में साहब हमने जो कुछ भी सहा है, उसके मुकाबले तो हमारी घर की जिंदगी ज्यादा अच्छी थी साहब। भीख मांगने से लेके लोगों के घर काम करना, खुद को लोगों के हाथ हर रात बेच के अपने आप को जिंदा रखना साहब, हमें समझ में आ गया था साहब, ये जिंदगी देखने से तो अच्छा है कि हम सेविका बन जाए। एक प्रथा के नाम पर क्या ढोंग मचा रखा है तुम लोगों ने? एक प्रथा को मुखौटा पहनाकर अपनी घर की बच्चियों को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो भी जीवन भर के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, इतनी घटिया सोच है तुम लोगों की। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने के बजाय उन्हें सेविका बनाकर रखा जा रहा है। हमारे बुजुर्गों की बनाई प्रथा है ये सेविका प्रथा। हमार मौसी 80 साल की उम्र तक सेविका बनी रही। उल्टा उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्हें सेवा करने का मौका मिल रहा है। और तुम घर में बैठकर खटिया तोड़ो और घर की बच्चियों और औरतों से काम करवाओ अपने मतलब की खातिर। ये प्रथा बंद करो, वरना सबको जेल में डाल दूंगा। हमारे देश में आज भी ढकी छुपी ऐसी कई प्रथाएं प्रचलित हैं जहां नारी के सम्मान और गरिमा को तार तार किया जाता है। सेविका प्रथा यानी कि एक ऐसी प्रथा जहां लड़कियों से उनके सारे हक छीनकर उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि वो अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं को भुलाकर सिर्फ अपने घर वालों की सेवा में जुट जाएं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुसुम इस प्रथा से तंग आकर कहीं भाग गई हो? नारायण, भागना होता तो कब की भाग जाती। इतने सालों बाद ये फैसला लेना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने सारे पुलिस थानों को अलर्ट कर दो। ये कोई नॉर्मल मिसिंग केस नहीं है। हो ना हो कुछ ये प्रथा के नाम पर इस घर में कुछ पकड़ा है। सर मैंने कुसुम की फोटो सारे बस अड्डे और चेक पॉइंट पे सर्कुलेट कर दी है। अभी लड़की जहां भी दिखेगी हमारे कब्जे में होगी। हेलो, ठीक है सर, कुसुम को पता चल गया है, वो माधोपुर में देखी गई है। सर यही माधोपुर चौराहा है, कुसुम को यहीं देखा गया था। पूछताछ करो आगे भाई। सर सर कुसुम इस तरफ गई है सर। नारायण, आसपास देखो कहीं यही सुराग मिले शायद कुसुम का। अरे क्या जरूरत है उस मनुष्य की मौत पे आंसू बहाने की? अच्छा वो मर गई साहब, वो हमारे लिए पहले ही मर गई थी। सुना है तुझे जुआ खेलने का बहुत शौक है, गांव वालों के साथ बैठकर जुआ खेलता है। कैसा बाप है तू, अपनी मेहनत की कमाई से तुम लोग का वो पेट भरती है और तू उसे जुए में उड़ा था। प्रथा के नाम पर तूने पहले अपनी सेविका बनाया उसे, और जब उसने घर छोड़ने की बात की होगी तो मार दिया होगा उसे। देख रहे हो आप, घटिया है मुझे। आप बताओ इतनी दूर जाके उसे मैं मार सकता हूँ? सर हमारी लड़की के दम पर इस घर का चूल्हा चौका चलता था। जिसने भी उसे जान से मारा होगा ना, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। पाप लगेगा उसे, पाप। साहब हम क्यों अपनी बहन को मारेंगे? इसलिए क्योंकि तुम घर आना चाहती थी और कुसुम आने नहीं दे रही थी। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमने नहीं मारा है अपनी बहन को। आप एक बार पंकज से क्यों नहीं पूछते? और साहब पंकज और कुसुम के बीच में तो चक्कर भी था, हो सकता है उससे पीछा छुड़ाने के लिए पंकज ने उसका खून कर दिया हो। साहब तंग आने से कोई किसी को खून कर सकता है, तो फिर तो इंदु ही हुई ना उसकी खूनी। वाह, एक तीर से 2 निशाने। पहले कुसुम को रास्ते से हटाया, फिर अब उसकी मौत की सजा अपनी पत्नी के सर पर डालकर उससे भी निजात पाना चाहते हो। नहीं सर, यकीन कीजिए, इंदु हमारे और कुसुम के रिश्ते से कभी खुश थी ही नहीं। कुसुम ने जबरदस्ती मनाया था उसको।
ताकि हम साथ में रह सके। क्या यह सच है कि कुसुम ने तुमसे जबरदस्ती करके ये बात मनवाई कि तुम अपने पति को उसके साथ कमरे में भेजो? हाँ सर, एकदम सच है। तभी तो इंदु हमारे साथ जबरदस्ती की थी। मान जाइए ना, वो हमको कह रही है अगर हम उनकी बात नहीं माने ना तो थाने जाके सुमन के बारे में सब कुछ बता देगी। पता भी है क्या बोल रही हो तुम? अपने पति को किसी के साथ सोने के लिए कह रही हो? अरे तो गलत ही क्या है, मान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको अच्छा ही लगेगा। जो पत्नी अपने पति को लेकर इतनी फिक्रमंद हो और उसे किसी और के साथ बांटे, ये बात समझ में नहीं आई। सीधी सी बात है साहब, कुसुम को बेला की जगह सेविका बनना पड़ा तो उसके भी तो सपने होंगे, उसके भी तो कुछ अरमान होंगे। तो उसकी शादी करवा देती, उसे इस प्रथा से मुक्त करवा देती। हमारे बस में जो था हमने किया। तो कुसुम को मारना भी तुम्हारे बस में था? नहीं साहब, हमने कुसुम को नहीं मारा। हम भला अपनी बहन को क्यों मारेंगे? सुमन के साथ क्या हुआ था? हमें नहीं पता, भाग गई होगी कहीं। कुसुम और इंदु के बीच में जरूर कोई गहरा राज है। सर एक बात और है जो मुझे इस केस में खटक रही है, ये लोग सुमन के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। इतने सालों से उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, ऐसा क्यों सर? सर इस केस में हमने सबसे पूछताछ की लेकिन इस चकोरी से पूछताछ नहीं की। देखो चकोरी, तुम अभी छोटी हो और तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। सच सच बताओ क्या हुआ था, तो हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा वादा है, इंदु और कुसुम के बीच में कौन सा रास्ता है? सुमन जब घर से भागी थी तब तुम करीब 9 या 10 साल की होगी। क्या बता सकती हो एग्जैक्टली क्या हुआ था? सुमन के साथ क्या हुआ था? हमें नहीं पता, भाग गई होगी कहीं। कुसुम और इंदु के बीच में जरूर कोई गहरा राज है। सर एक बात और है जो मुझे इस केस में खटक रही है, ये लोग सुमन के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। इतने सालों से उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, ऐसा क्यों सर? सर इस केस में हमने सबसे पूछताछ की लेकिन इस चकोरी से पूछताछ नहीं की। देखो चकोरी, तुम अभी छोटी हो और तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। सच सच बताओ क्या हुआ था, तो हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा वादा है, इंदु और कुसुम के बीच में कौन सा रास्ता है? सुमन जब घर से भागी थी तब तुम करीब 9 या 10 साल की होगी। क्या बता सकती हो एग्जैक्टली क्या हुआ था? सुमन दीदी घर से भागी नहीं थी, उनको तो इंदु दीदी ने मार दिया था। क्या मार दिया? क्यों? वो बस एक गलती थी। बेला के घर से भाग जाने के बाद सुमन दीदी को सेविका बनना पड़ता और सुमन दीदी सेविका नहीं बनना चाहती थी। और फिर सुमन की लाश का क्या हुआ? सुमन दीदी की लाश को इंदु दीदी और कुसुम दीदी ने हमारे घर के पीछे गाड़ दिया था। इंदु जी, तुम्हारा काला चिट्टा खुल चुका है। बेहतर है कि तुम अपना मुंह खोल दो। साहब ये सच है कि हमने ही सुमन को मारा, लेकिन हमने उसे जानबूझ के नहीं मारा और कुसुम ने इसी बात का फायदा उठाया। वो सेविका बनने के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन हमारा पारिवारिक जीवन देखकर उसके मन में दुनियादारी का नाक फुनकारे मारने लगा और उसने हमें धमकी दी अगर हमने अपना पति उसके साथ नहीं बांटा तो वो आके आपको सब कुछ सच सच बता देगी। तो इन सब से तंग आकर तुमने कुसुम को मार दिया? नहीं, हमने कुसुम को नहीं मारा साहब, तो मैंने यकीन कीजिए साहब, हमने कुसुम को नहीं मारा। सर मैंने सबकी इंफॉर्मेशन अच्छे से वेरीफाई कर ली है। सर उस दिन चकोरी कॉलेज में थी और इंदु बच्चों के साथ स्कूल में। और पंकज हत्या वाले दिन वो कहाँ था? सर पंकज उस दिन कारखाने गया था अपनी नौकरी वापस मांगने। मैंने मैनेजर से कंफर्म किया है। सर बेला भी उस दिन घर पे थी और बलराज अपने दोस्त के साथ अस्पताल गया था आर्थराइटिस का चेकअप कराने के लिए। सर इन सब में एक ऐसा शख्स है जिसकी इंफॉर्मेशन मेल नहीं खाती। कौन है वो? हम इस गांव के नहीं थे साहब, इसलिए इस गांव की प्रथा परंपरा उसमें हमारी कोई बात मायने नहीं रखती थी साहब। बस जैसा भी माहौल था हम ढलते गए, वक्त भी बीतता गया साहब।
और फिर एक दिन चकोरिया ने हमें बताया कि कुसुम भाग रही है। अम्मा कहाँ हो गई चकोरी? अम्मा कुसुमा दीदी घर से भाग गई है। हमको बहुत डर लग रहा है, हमको सेविका नहीं बनना है। ये क्या कह रही है तू? फिक्र मत कर, हम देखते हैं। हमारे पूरे घर की बर्बादी इसी प्रथा की वजह से हुई है साहब। हमारी बिटिया सुमन वो पहले ही मर गई, बेला भी घर से भाग गई, इंदु का भी जैसे तैसे हमने ब्याह किया। अब हम ये नहीं चाहते थे कि चकोरी की जिंदगी भी इस प्रथा के आगे बलि चढ़ जाए, इसीलिए हमने कुसुम का पीछा किया साहब। ए कुसुम रुक ना, तू भाग रही है। अम्मा हम तंग आ चुके हैं, हमको नहीं रहना इस घुटन भरे माहौल में, जहाँ एक पत्नी का सुख सिर्फ कुछ ही पलों के लिए मिले, जो भी भीख में। देख कुसुम्बा, हम जानते हैं कि तेरे साथ साथ तेरे बहनों की भी जिंदगी खराब हुई है इस प्रथा की वजह से, लेकिन अब चकोरी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तू उसे बचा सकती है इस नरक से। कम से कम परिवार में एक लड़की का घर तो बच जाएगा। अम्मा तुमको बस चकोरिया की फिक्र है, हम तुम्हारी बिटिया नहीं है का? और तुम उस वक्त कहाँ थी जब बेला भागी थी? उसको काहे नहीं रोकी थी तुम? आज तक मुंह पे ताला लगाए हुए थे, और आज जब हम आजाद होना चाहते हैं तो तुम्हारा मुंह खुल गया है। काहे हम किसी और के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करें? अब तक तो भागने वाले नहीं थे, लेकिन अब जरूर भागेंगे। हमको रोकने की कोशिश भी की ना तो ठीक नहीं होगा। और रही बात चकोरिया की, अब उसी को बनाओ सेविका, निभाओ प्रथा। और हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा साहब कि इस पाप के दोषी हम हैं या ये प्रथा है साहब। बहन के हाथों बहन की हत्या, माँ के हाथों बेटी की हत्या, वजह एक ऐसी घिनौनी प्रथा को निभाने की कोशिश जिसका ना तो कोई मूल है और ना ही कोई हकीकत। बचपन से ही लड़कियां अपने पति, अपने नए घर, अपने नए बनने वाले रिश्तों को लेकर सपने सजोती हैं, और जब इन्हीं सपनों को तोड़ दिया जाए, उनकी इच्छाओं को रौंद दिया जाए, तो कुछ इसे अपना नसीब मानकर सहन कर लेती हैं और कुछ अपने तरीके से उनका हल निकालती हैं। लेकिन दोनों ही सूरतों में उनके जज्बात कुचले जाते हैं। वक्त आ गया है कि हम इंसानों द्वारा बनाई गई इन स्वार्थी प्रथाओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकें और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। इसी सोच के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। ये गई क्वीन। अभी देख कवर कवर कवर, ये गया साला। भाई क्या खेल रहा है? ए बद्री, दो चाय लेके आ रहे। ए शकील भाई, ए रुक ले, भागो, पुलिस आ रही, भागो। ए भाग सलीम, भाग, रुक। शकील, दुनिया की नजर में जो भी हो, लेकिन मेरी नजर में तो वो मुजरिम है, और मुजरिम का साथ देना भी जुर्म है। वसीम को क्यों मारा? मैंने वसीम को नहीं मारा। देख, सच बोलने की इस वक्त तेरे पास कोई चारा नहीं है, बोल। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या बोलूं मैं? आपके पास कोई गवाह या सबूत है? सबूत चाहिए तुझे? साले सबूत भी है और गवाह भी है। तेरा बाप अल्ताफ मियां, उसने हमें बताया कि तूने वसीम को मारा। मैं जानता हूं शकील ने ही वसीम का कत्ल किया है। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं अपने बेटे शकील को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं।
उसके डर से मोहल्ले का कोई भी आदमी उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। मैं ये भी जानता हूँ दुनिया के लिए जो भी हो, पर मेरी नजर में वो मुजरिम है, कातिल। शकील वसीम को क्यों मारेगा? मेरी बेटी यानी शकील की बहन नफीसा, वसीम ने उसे छेड़ा था। बस इसी बात को लेकर दोनों में तू मैं हो गई और इसी गहमा गहमी में उसने उसे मार दिया। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। मेरे अब्बा ऐसा बोल ही नहीं सकते, और अगर उन्होंने ऐसा बोला भी है तो आप ये पता करो कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। शकील के नाम पर यूं तो कई केसेस दर्ज थे, मारपीट, गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, सट्टा चलाना, लेकिन उसके ज्यादातर केस इसलिए खारिज हो जाते थे क्योंकि उसके खिलाफ गवाही देने की कोई हिम्मत नहीं करता था। भोपाल में हुआ एक केस एक अनोखी मिसाल है जहां एक बाप ने अपने ही बेटे के खिलाफ झूठी गवाही देकर उसे कानून के हाथों पकड़वाया, जबकि वो मौका वारदात पर मौजूद नहीं था। तो आखिर वो क्या वजह थी जिसने एक बाप को इस कदर मजबूर कर दिया कि वो अपने ही बेटे के खिलाफ ऐसा कदम उठाए? अल्ताफ मियां ने ऐसा क्यों किया? शकील ने ही वसीम का कत्ल किया। क्या वाकई शकील के हाथों वसीम का कत्ल हुआ था? एक कत्ल के केस से शुरू हुई इस कहानी में आगे चलकर कई सनसनीखेज खुलासे होंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे। शकील को पिछले 7 महीनों से उसके केस की सुनवाई के तहत जेल में रखा गया था। अरे वाह भाईजान, तो फाइनली जा रहे हैं। आ गई टिकट। पहले शकील भाई छोड़ के चले गए और अब आप छोड़ के भाग गए दुबई, 7 समुंदर पार, हमें इस अंधे कुएं में छोड़कर। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? और शकील भाई के जेल जाने के बाद तुम तो हालत देख ही रही हो, और अब तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं बाहर जाऊंगा तभी तो इस घर की हालत सुधार पाऊंगा। और तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम सबको अपने पास बुलाने की कोशिश करूंगा। ख्वाब तो बहुत देखे भाईजान, लेकिन पूरे कितने होते हैं ये तो वक्त बताएगा। आपको तो आजादी मिल गई ना इस कैद से, आप जाइए। ये क्या कह रही हो तुम? अल्ताफ मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ मियां, वो शास्त्री नगर वाली जमीन पर कुछ गुंडों ने कब्जा जमा के रखा हुआ है। हाँ तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप मेरा वो काम शकील मियां को कहकर करा दोगे तो उसमें आपका भला हो जाएगा। खबरदार जो कभी दोबारा ऐसे काम लेके मेरे पास आए तो अदालत में जाओ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। जब तक अदालत का इंसाफ आएगा तब तक शायद हम ही इस दुनिया में नहीं होंगे। ऐसे कामों के लिए शकील भाई जैसे लोग ही सही होते हैं, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तुम जैसे लोगों ने शकील से लोगों को बढ़ावा दिया है। मैं ना कभी जुर्म के साथ था और ना ही हूँ, पता है तुम्हें? मैंने खुद गवाही देके उसे सजा दिलवाई। खबरदार जो दोबारा ऐसे काम लेके मेरे पास आए तो। मगर शकील भाई का काम तो हम संभालते हैं, अब चचा के पास क्यों आ गए? अरे चलिए मेरे साथ चलिए। अरे मैं तो कहती हूँ कि ये दुबई जाने की जरूरत ही क्या है? यहाँ काम और पैसे की कमी है क्या? मेरा बस चले ना तो मैं तो तुझे यहीं रोक लूं। अम्मी, कमी तो कोई नहीं है, लेकिन अब्बू चाहते हैं कि मैं नौकरी जरूर करूं। अरे तू और तेरे अब्बा, पहले उनकी बातें समझ में नहीं आती थी, अब मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आती हैं। मेरा शकील होता ना तो कभी अपनी अम्मी की बात ना टालता। इसीलिए आज जेल में बैठा है वो। तुम्हारी बातें उसके दिमाग में बैठ गई थी। खुदा के वास्ते अपने शैतानी ख्यालात इन बच्चों के जहन में मत डालना। ये शकील नहीं है ना, इसलिए सबकी जुबान खुल गई है। अम्मी, मैं हूं ना आपका बेटा, हाँ? और आज से शकील भाई की सारी जिम्मेदारियां मैं खुद उठाऊंगा, आप फिक्र मत करो। तो मैं चलूं अम्मी? हाँ। कहाँ जा रही है? वो भी इस वक्त शाम को, और ये लीपा पोती करके, ना बुर्का ना हिजाब। अरे लड़कियों को खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप करना पड़ता है, नहीं तो अच्छे रिश्ते कहाँ से आएंगे? और इस उम्र में नहीं करेगी तो कब करेगी? तुम्हें पता है तुम्हारी यही सोच इस घर को डुबा रही है। आपको भले ना हो, मुझे अपने बच्चों पर बहुत भरोसा है। तू जा बेटा, जल्दी आ जाइए। जी अम्मी। जा, अल्लाह हाफिज। अरे तू छोड़ ले, ये ले प्रेस कर देंगे। सच्ची शकील ने आपको देने को कहा है, शास्त्री नगर की जमीन के काम के लिए एडवांस है। ये शकील ही मेरा असली बेटा है, वहाँ जेल में बैठा हुआ है, पर देख अम्मी की कितनी फिक्र है उसे। ठीक है तू जा। ठीक है चाची, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
कुछ पता चला? अब्बा फोन नहीं लग रहा उसका। कहाँ चली गई? मुझे क्या पता, कह के गई थी सहेली क्या गई है, वापस आ जाएगी। बहुत करो मनमानी। नफीसा घर से तो निकली थी लेकिन लौट कर नहीं आई। उसका फोन भी बंद आ रहा था। घर के सभी लोग परेशान होकर उसे ढूंढ रहे थे। इस परिवार ने सारी रात उसे हर जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। ये मेरी बेटी नफीसा कल शाम से घर नहीं लौटी और सर उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब ये बुरा मत मानिए लेकिन डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, किसी के साथ अफेयर था इसका? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मेरी तो बात भी हुई थी उससे। उसने कहा वो सहेली क्या गई है और जल्दी लौट आएगी। कौन सहेली? कहाँ रहती है और नाम क्या है उसका? नाम तो नहीं मालूम। अल्ताफ भैया किसी पर शक है? शकील के बारे में तो आप जानते ही हैं। हो ना हो ये वसीम के भाई हारून का ही काम है। एक को देख लूंगा मैं। वही हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी आप लोग जाइए, हम लोग पता करते हैं। सर मेहरबानी करके मेरी बच्ची का पता लगाइए। सर लड़की 21 साल की है, पढ़ी लिखी। एक तरफ जहां शकील के कई दुश्मन हैं, वहीं ज्यादातर लोगों पर शकील का खौफ भी है। सर मुझे तो लगता है शकील के गैर मौजूदगी में कोई भी इस लड़की पर हाथ डाल सकता है। हो सकता है। जुर्म अपने दाग आसानी से नहीं छोड़ता। जुर्म अपनी कीमत किश्तों में वसूल करता है। परिवार के अलावा नफीसा किन लोगों से मेलजोल था पता करो, उसके कॉलेज और दोस्तों से बात करो, कॉल रिकॉर्ड निकालो, फोन की आखिरी लोकेशन क्या थी ये भी पता करो, हर पुलिस स्टेशन में उसके फोटो सर्कुलेट करो। और हाँ, इन्हें जिन पर शक है वो हारून। सर वसीम को मरे हुए 7 महीने हो गए। हारून इतना लंबा वेट क्यों किया? उसको कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। यही तो पता करना है। हो सकता है कि वो सही मौके की तलाश में और उसे वो मौका अब मिला हो। हारून से पूछताछ करो। ओके सर। वसीम की मौत का बदला लेने के लिए शकील की बहन नफीसा को उठवा लिया। कहां गायब किया उसे? यहां बोलेगा, ले चलो थाने। औरतों से बदला नहीं लेता मैं साहब। अगर बदला लेना ही होगा तो मैं शकील से बदला लूंगा। साहब हम नफीसा को क्यों उठवाएंगे? उस लड़की के सर पर इश्क का भूत सवार था। मतलब उसका इश्क चल रहा था उस मुराद खान के साथ। मेरे बेटे वसीम को मरवा दिया और मौका मिलते ही भाग गई होगी उस नामुराद के साथ। हाँ सर, इश्क था, लेकिन बहुत पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया था जब उसे पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ। और फिर सर उसके भाई शकील के आदमियों ने मेरे साथ बहुत मारपीट करी। सर उसके बाद तो मैंने नफीसा का नाम लेना भी बंद कर दिया था। तो उसका बदला तूने नफीसा को गायब करके लिया, क्यों? सर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेरे ब्रेकअप के बाद मैंने खुद उसे एक दूसरे लड़के के साथ भी घूमते हुए देखा था। आप चाहो तो तहकीकात करवा लूं। वो तो हम कर ही लेंगे। फिलहाल तू शहर छोड़ के मत जाना। सुनी, इस लड़की को देखा है कहीं? यही सर। हाँ साहब, मैंने देखा है। ये लड़की अक्सर मोशन फोटोग्राफर की दुकान पे आ जाया करती थी साहब। सर एक दिन नफीसा अपने कॉलेज की आईडी फोटो निकलवाने को आई थी और उसकी खूबसूरती से इंप्रेस होकर मैंने उसका फोटो शूट किया और उसको एक्टिंग में ट्राई करने को कहा। लेकिन वो अपने भाई शकील से बहुत डरती थी, इसलिए उसने एक्टिंग करने से मना कर दिया। नहीं, फोटो तो वो ठीक है, लेकिन एक्टिंग शकील भाईजान को पता चला तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। सर वैसे शकील के जेल जाने के बाद नफीसा दोबारा से एक्टिंग ट्राई करना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरोइन बनाने के चक्कर में तूने उसे मुंबई भेज दिया हो, या शकील के डर से वो कहीं चली गई हो और ये बात तूने किसी को ना बताई हो? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ ना तो इस बार तेरी फोटो हम खींचेंगे, समझा? नफीसा और मुराद के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद शकील ने मुराद को पीटा था। हो सकता है अपनी बहन को एक्टिंग में दिलचस्पी है, ये जानने के बाद शकील ने अपनी बहन के साथ भी ऐसा कुछ कर दिया। नफीसा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? शाम तक मिल जाएगी सर। इस वक्त सारे लोग हमारे शक के दायरे में हैं। इस शकील से भी पूछताछ करनी पड़ेगी। क्या नफीसा गायब हो गई? हाँ, और तू सिर्फ इतना बता दे उसे तूने क्यों गायब किया और कहां गायब किया? मैं क्यों गायब करूंगा अपनी बहन को? मैं उसकी ज़हनी हालत समझ सकता हूँ। उसे ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे और अम्मी ने किसी अधेड़ उम्र के प्रॉपर्टी डीलर उमैर शिराजी से उसकी शादी तय कर दी थी, जो नफीसा को बिल्कुल पसंद नहीं था। अम्मी अगर नफीसा को पसंद नहीं है तो रहने दो, और मिल जाएंगे रिश्ते। कहाँ से मिल जाएंगे? तू यहाँ जेल में बैठकर ढूंढेगा या वहाँ तेरे अब्बू मस्जिद में ढूंढेंगे? जवान लड़की घर में होती है तो उसकी फिक्र माँ को होती है, और अगर थोड़ा बहुत उम्र में बड़ा है तो ऐसा क्या हो गया? कम से कम ऐशो आराम तो है ना। अम्मी छोड़ो, खुदा के वास्ते नफीसा की खुशी के लिए जाने दो इस रिश्ते को। मुझे नफीसा की खुशी ज्यादा मायने रखती है।
खान, इस उमेर और नफीसा के रिश्ते के बारे में घर वालों ने हमें कुछ बताया नहीं। सर ये उमेर रसूख वाला आदमी लगता है। हो सकता है शकील के मना करने के बाद इस उमेर ने ही नफीसा को गायब किया हो। एक दिन मोहसिन मेरे घर आया था मेरी कुछ तस्वीरें देने के लिए। तभी अचानक मेरी नजर नफीसा की तस्वीरों पर पड़ी। एक मिनट मोहसिन मियाँ। हाँ, ये कौन है मियाँ? ये अल्ताफ मियाँ और शबनम चाची की बेटी नफीसा है। वही बड़ी मस्जिद की गली वाले? हाँ वही। नफीसा मुझे भाग गई थी और मैंने रिश्ते के लिए पैगाम भी भिजवाया था उसकी अम्मी को, शबनम को। शबनम मान गई थी, लेकिन नफीसा और उसका भाई शकील वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए। बाद में शबनम ने भी मना कर दिया, बात वहीं खत्म हो गई थी। तो ऐसा तो नहीं कि तुमने इसे अपने आन का मसला बना लिया और नफीसा को कहीं गायब कर दिया? कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अगर गायब ही करना होता तो मैं रिश्ते की बात क्यों करता? और वैसे भी अकेली नफीसा नहीं है इस भोपाल में रिश्ते के लिए। अच्छा खासा कमाता हूँ, अच्छी इज्जत है मेरी। पैसों के दम पे ये कुछ भी कर सकता है, नजर रखना इस पर। यस सर। नफीसा की लास्ट लोकेशन एमपी नगर एरिया के बड़े मैदान के पास की दिखा रही है। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक नफीसा ने उस दिन मुराद, मोहसिन और शबनम के अलावा जरीना और निशात से भी बात की थी। सर जरीना नफीसा की सहेली है। जी सर, नफीसा से अक्सर मेरी बात हुआ करती थी और कल जब वो यहाँ आई थी तो बहुत ज्यादा परेशान भी थी, क्योंकि ना सर वो माँ बनने वाली थी। उसने सर मेरी बाजी से अपॉइंटमेंट भी लिया था अबॉर्शन के लिए। मेरी बाजी निशात, वो गायनाकोलॉजिस्ट है। सर नफीसा आई थी मेरे पास, उसने अबॉर्शन के बारे में भी मुझसे बात की। उसने जिक्र किया था कि बच्चा किसका है? नहीं सर, उसने कभी बताया भी नहीं और हमने जोर भी नहीं दिया। कहीं कुछ पता चला सर मेरी बेटी का? अल्ताफ मियां, बेटी का तो नहीं लेकिन बेटी के बारे में पता चला है। तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है और अबॉर्शन के लिए उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ली। क्या आप लोग ये बात जानते थे? नहीं सर, इस बारे में मैंने तो कोई बात नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हमारी बेटी का किसी के साथ इश्क होता तो हमें भनक तो पड़ती। भनक पड़ भी जाती तो क्या कर लेते तुम? ये सब तुम्हारी शय का नतीजा। घर की बुनियादें तो पहले ही हिली हुई थी, अब बेटी की इज्जत भी तार तार हो गई। क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को? अब तक लापता नफीसा के बारे में एक बड़ी ही चौंका देने वाली बात सामने आई थी कि वो मां बनने वाली है। लेकिन सवाल यह था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा आखिर है किसका? मुराद, मोहसिन, उमेर या फिर किसी और का? वो इस बच्चे को गिराना चाहती थी, पर आखिर वो गायब कहां हो गई थी? या फिर उसकी गुमशुदगी के पीछे कोई और ही वजह थी? वजह चाहे जो भी हो, पर इतना तो साफ था कि इस परिवार पर कई दुश्मनों की नजर थी। संदिग्धों की फेहरिस्त लंबी थी। अमीना, हारून, मुराद, मोहसिन, उमेर, यहां तक कि शकील भी शक के दायरे में था। तेरा और नफीसा का तो ब्रेकअप हुआ था, फिर उसने तुझे कॉल क्यों किया? कि ऐसा तो नहीं कि लड़कियों को घुमाते अब तू पुलिस वालों को भी घुमाने की सोच रहा है? देखिए सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि नफीसा प्रेग्नेंट थी। हमारे बीच में अफेयर था, लेकिन वो हमेशा शादी से हिचकिचाती रही और मैं हमेशा उससे शादी करना चाहता था सर। एक तो तू शादीशुदा है, दूसरा धोखेबाज, और अब झूठ भी बोल रहा है। तेरी बातों पे यकीन क्यों करें हम? सच बता दे, उसने तुझे फोन क्यों किया था? देखिए सर, मैंने उससे मिलने की बात कही थी और उसने मुझे फोन करके ये कहा कि आइंदा मैं उससे मिलने की कोशिश ना करूं। दैट्स इट। तू तो इंस्टॉलमेंट में सामने आ रहा है। तुम याद रखना, तेरा आखिरी इंस्टॉलमेंट इस जेल में ही खत्म होगा। खान, इस केस को अगर हम लोग रिवाइज करते हैं तो सीन ये बनता है कि हारून जो भाई के खून का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक को देख लूंगा मैं। दूसरी तरफ है मुराद जो ब्रेकअप की बात करता है। सर देखिए, ब्रेकअप उसने किया था। मोहसिन जो अपने आप को नफीसा का फोटोग्राफर बताता है, मैंने उसका फोटोशूट किया। उमर नफीसा से रिश्ता जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नफीसा मुझे भाग गई। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इस मुराद ने नफीसा को प्रेग्नेंट बना के इसके साथ कुछ कर दिया हो। ये भी हो सकता है, लेकिन मुराद अगर उस बच्चे का बाप नहीं है तो फिर कौन? मोहसिन, उमर या कोई और? नफीसा प्रेग्नेंट थी लेकिन वो बच्चा गिराना चाहती थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि बदनामी के डर से वो शहर छोड़कर भाग गई हो या खुदकुशी की हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्टिंग में करियर बनाने के लिए वो मुंबई चली गई, या किसी ने नफीसा को मारकर गायब कर दिया हो। ये भी हो सकता है। खान, जितनी भी खबरें सबको एक्टिवेट कर दो। नफीसा के बारे में मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके सर। कहीं नफीसा की गुमशुदगी वसीम के कत्ल से तो नहीं जुड़ी हुई थी, जिसका अब तक शकील ने इकबाल जुर्म नहीं किया था? क्या वाकई शकील ने वसीम का कत्ल किया था? ये सारे सवाल अब भी जवाब के इंतजार में थे और पुलिस की तहकीकात
दिन ब दिन उलझती जा रही थी। क्या रिहान? सर मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, मेरे घर के हालात थोड़े ठीक नहीं। प्लीज टिकट आगे बढ़ा दीजिए। नहीं रेहान मियां, आपको तो जाना ही होगा, वरना जॉब निकल जाएगी हाथ से। सोच के बताओ मुझे थोड़ी देर में। ठीक। नहीं रेहान, ये हालात वहां चलते रहेंगे। कितनी मुश्किल से तो ये नौकरी मिली है, तू जा। अब्बा शकील भाई जेल में और नफीसा को कुछ पता नहीं, और ऐसे हालात में मैं आप सबको छोड़ के कैसे चला जाऊं? देख रेहान, ये सब सोचना तेरा काम नहीं है, मैं हूं ना। एक नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है, तू जा। अब्बा मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे कदम उठेंगे ही नहीं। वैसे ही बहुत लोगों की नजर है हमारे घर पे। तू क्या कर लेगा इन सब में? तू क्या कह रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ठीक ही तो कह रहा है, घर में एक जिम्मेदार मर्द रहेगा तो अच्छा रहेगा। और ऐसा क्या कमा लेगा दुबई में जाकर? यहाँ पर शकील का धंधा संभाल लेगा, घर के बारे न्यारे हो जाएंगे, और वैसे भी घर से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारी इसी सोच की वजह से इस घर की बर्बादी हुई है। देख बेटा, तेरे यहाँ रहने ना रहने से कुछ भी नहीं बदलेगा। सोच क्या रहा है, चलने की तैयारी कर। अल्ताफ मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहान मियां, अब्बा सही कह रहे हैं। अरे भाई, दलदल से बाहर निकलो और अपनी उड़ान भरो। इतनी मेहनत और इतनी जी जान से कोशिश करने के बाद अगर पीछे हटोगे ना तो खाली हाथ रह जाओगे। पूरा घर छान मारो, बैग चेक करो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? पता चल जाएगा। क्या बात है सर, कुछ तो बताइए। अरे आप ऐसे कैसे घुस सकते हैं हमारे घर में? कैसे घुस सकते हैं ये भी पता चल जाएगा। सर लेकर चलो इन सबको। अरे मुझे शकील को पिछले 7 महीनों से उसके केस की सुनवाई के तहत जेल में रखा गया था, और उसके परिवार वालों की जिंदगियों में उसके जेल जाने के बाद कई तूफान उठ खड़े हुए। बस पानी, चाय, नाश्ता सब कुछ मिलेगा तुझे। सिर्फ इतना बता दे, ड्रग के पैकेट तेरे पास कहां से आए, दुबई में तेरा क्या कनेक्शन है, और यहाँ किसके लिए काम करता है तू? मुझे कुछ नहीं पता सर। वो पैकेट शकील भाई ने अपने दोस्त इकबाल और सलीम के हाथ से भिजवाया, और उन्होंने कहा था ये शकील भाई का गिफ्ट है, दुबई जाके खोलो। और मैं कुछ नहीं जानता सर। शकील, अगर अपने भाई के साथ मिलकर तू नया कोई कारोबार शुरू कर रहा है तो इतना समझ ले, वो कारोबार तेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। भला इसी में सब कुछ सच सच बता दे। मैंने इकबाल और सलीम से कहा था कि रेहान को एक मोबाइल गिफ्ट कर दे। अब उस पैकेट में ड्रग्स कहां से आया मुझे नहीं पता। सर, मेरा भाई पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसे फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है उसे? मेरा बड़ा बेटा शकील कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने छोटे भाई रेहान को फंसा नहीं सकता। एक बार रेहान को गलती से उसकी बंदूक मिल गई थी तो। अम्मी। हाँ अम्मी, वो इकबाल पैसे देना है। कहां से मिली तेरे को? हाँ भाईजान, ये रखी थी। शकील क्या कर रहा है? गन चाहिए तेरे को? गन चाहिए? अंदर अगर छूने की भी कोशिश की ना, हाथ तोड़ दूंगा तेरा। शकील? अम्मी, एक शकील पैदा हो चुका है इस घर में, दूसरा नहीं चाहिए मुझे। आपको जो चाहिए मैं लाके दूंगा। अब आप ही बताइए, ऐसा भाई अपने भाई के साथ बुरा कर सकता है क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। जब मेरे बेटे शकील के हाथों वसीम मारा गया था तो मैंने खुद उसके खिलाफ गवाही देके उसे सजा दिलवाई थी। फिर मैं यार रेहान के लिए झूठ क्यों बोलूंगा? वो ऐसा नहीं है। आप चाहे तो लोगों से पूछ सकते हैं। ये हमारे खानदान को बदनाम करने की साजिश। उधर मेरी बेटी नफीसा लापता है और इधर किसी ने मेरे बेटे को फंसा दिया। नफीसा का गुमशुदा होना और रिहान के बैग में ड्रग्स मिलना, कहीं ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए तो नहीं है? ये गुत्थी तो और उलझती जा रही है। नफीसा के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, नफीसा की लास्ट मोबाइल लोकेशन एमपी नगर की है। हमने एमपी नगर पुलिस स्टेशन को खबर भेज दी है, वो लोग तलाश कर रहे हैं। आजकल के नौजवानों को अमीर होने की बहुत जल्दी होती है। जैसे रिहान के बारे में पता करो, किससे मिलता था, क्या करता था, सब कुछ। और इकबाल और सलीम दोनों को उठाकर लेकर आओ। ओके सर। भाई, आपने आज तक जो भी कुछ किया, भले वो इस समाज और कानून के खिलाफ, लेकिन सारे दाग आपने अपने दामन पे ले लिए और हमें हमेशा साफ सुथरा रखा। मैं और नफीसा हमेशा आपके साए में खुद को महफूज पाते। न जाने नफीसा कहाँ चली गई, क्यों चली गई, लेकिन भाई मैं वादा करता हूँ
मैं दुबई जाके खूब मेहनत करूंगा और अब से मैं घर की जिम्मेदारी संभालूंगा। तू दुबई चला जाएगा तो यहाँ के झमेलों से छूट जाएगा। और रही बात नफीसा की, तो उसके हाथ पीले करके उसे खैरियत से विदा करना है। भाई उसके साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन एक बार भी उसने बताया नहीं कि उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। हमेशा हंसते हंसते ही ताना मारती थी। कभी कभी तो डर लगता है भाई कि तू डर मत, तू जा, मैं हूं ना। बाहर होता तो तुझे इमाम जमीन बांध के विदा करता। ये क्वीन मेरी है भाई, बड़ी। अरे क्या हुआ साहब? इकबाल चल। सब मैं झूठ नहीं बोल रहा था। सब वो पैकेट ना रेहान को दिया था, लेकिन साहब उसमें ड्रग्स कहाँ से साहब, हमें नहीं पता साहब। मोबाइल कहाँ से खरीदा था साहब? वो सलीम हरून की दुकान से लाया था साहब। फिर झूठ बोल रहे हो तुम लोग। सर, सारी बस्ती और आसपास के इलाकों में रेहान के बारे में पता करके देख लिया, रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। पीछे से करो। चल तेरा रिचार्ज करते हैं स्टेशन में, चल। हाँ साहब, जब मुझे पता चला कि रेहान दुबई जा रहा है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ साहब, और मुझे मेरे भाई की मौत का बदला लेना था साहब। एक तो उसने मेरे भाई को मार डाला और ऊपर से सलीम रेहान के लिए फोन खरीदने मेरे ही शॉप पे आया साहब। शाम को आ, मेरे गोडाउन में ना एक लेटेस्ट सा फोन पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं लाके रखता हूँ। ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। हाँ, ये अच्छा फोन है। कितने का है? 10,000। इसको पैक कर दो। शकील, तेरे घर से खबर आई है, तेरे भाई रियान को रिहा कर दिया गया है। किसी हारून ने उसे फंसाया था। ड्रग्स का केस तो हल हो गया, लेकिन 6 दिन से लापता नफीसा का कुछ पता नहीं चला। कहां थी वो, क्या बीत रही थी उस पर दुखों से घिरे अल्ताफ मियां के परिवार को रेहान की रिहाई से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन घर के अंदर और बाहर के लोगों के नजरिए में बदलाव आ गया था। आजा बेटी, चल चलो। अल्लाह का शुक्र, मेरा बेटा आ गया। कैसा है तू मेरे बेटे? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मांगती हो तुम दुआओं में, किस मुंह से खड़ी होती हो इबादत में, माँ की जिम्मेदारी समझती हो? तुम जैसी माँ है जिनकी वजह से आज नौजवान नस्लों का यह हाल है। अपने बच्चों का भला चाहना अगर गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। शकील ने इस सारे घर की जिम्मेवारी ली। अपने छोटे भाई बहनों को वो एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था और मैंने उसमें उसकी मदद करी, तो इसमें क्या गुनाह किया? गुनाह जिम्मेदार बनाने में नहीं है, गुनाह सही और गलत के फर्क को मिटाने में। हाँ हाँ, एक आप ही तो सही है, बाकी तो पूरी दुनिया गलत है। देखो शबनम, तुम बिला वजह मेरे मुंह मत लगा करो। तो मैं आपके मुंह लग कहाँ रही हूँ? सर, हमने मुराद की सारी एक्टिविटीज चेक की है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उमेर और मोहसिन से भी कुछ खास लीड नहीं मिली सर। खान, इस केस में ये तीनों हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। नफीसा अभी तक गुमशुदा है। हो सकता है कि इन तीनों में से किसी ने उसे किडनैप किया हो या फिर मार कर उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया हो। सर, इस सारी तहकीकात में एक और बात पता चली, नफीसा में एक बेहतर जिंदगी जीने की ख्वाहिश खुलकर सामने आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी यही ख्वाहिश है जिम्मेदार उसके गुमशुदा होने के पीछे। हो सकता है सर। सारे खात टूट गए अब्बू, अब कुछ नहीं हो सकता। बेटा तू चाहती क्या है? आजादी इस कैद खाने से। कैद? बेटा साफ सुथरी जिंदगी गुजारने के लिए कह रहा हूँ, इसमें बुराई क्या है? बुराई तो ये है कि हम आपके घर पैदा हुए। ये आज की कमाई का बेटा, मेहनत से कमाई हुई रोटी का मजा ही कुछ और होता है। जी अब्बा। खुश रहो। अब्बा, दुबई में मेरी जॉब लग गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटा मुझे तुम पे नाज है। मेरी एक बात याद रख, जिंदगी में हमेशा नेक राह पे चलना और कभी किसी गलत चीज के साथ समझौता मत करना। जी अब्बा। प्यारा बच्चा।
नजीब ये सामान दे दो। माफ करना अल्ताफ मियां, पहले ही इतना पैसा चढ़ चुका है। अरे भाई तो चुका देंगे। कहां से चुकाओगे अल्ताफ मियां? शकील जेल में है, रेहान का दुबई जाना रहा, और ना ही आपकी इतनी आमदनी है, कहां से चुकाओगे? माफ करो अल्ताफ मियां, माफ करो। अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, देखिए अल्ताफ भाई, आप बुरा मत मानिए, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी आपके घर में हो रहा ना, उसके बाद मैं अपनी बेटी फरजाना का रिश्ता आपके बेटे रेहान से नहीं कर सकता। आप कहीं और लड़की देख लीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं रिजवान भाई? रेहान बेकसूर है, इसलिए तो पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। और रही बात नौकरी की, तो कोई दूसरी मिल जाएगी, इतने में ही जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। लेकिन ये रिश्ता आप खत्म समझिए। मैं लड़की का बाप हूं, आप मुझे माफ कीजिए। हिस्ट्री शीटर्स के लिए कानून से मिली सजा या उनके ऊपर लगा जुर्म का ठप्पा किसी तमगे से कम अहमियत नहीं रखता, लेकिन सीधे साधे और बेगुनाह लोगों के लिए एक छोटा सा हादसा भी उनकी जिंदगी बदलने की वजह बन सकता है। क्या? ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। सर लास्ट इधर है। हेलो, हमें एमपी नगर एरिया में एक लड़की की लाश मिली है जो आपके दिए गए डिस्क्रिप्शन से मैच करती है। सर हुलिये से तो वही नफीसा लग रही है। ये तेरे लिए गिफ्ट। मेरे लिए चूड़ियां। देखिए भाईजान, अभी तो मैं इन चूड़ियों से काम चला लूंगी, लेकिन जब आप दुबई से वापस आएंगे तो सोने की चूड़ियां लानी पड़ेंगी। पक्का? पक्का। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं साहब, बंद कर इसको। अरे सर, नफीसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत की वजह दीवार से सर टकराने से ब्रेन हैमरेज होना बताया गया है। और दूसरी बात, मौत की वक्त नफीसा 2.5 महीने प्रेग्नेंट थी। गुमशुदगी वाली रात ही उसका मर्डर हुआ था सर। ये मुराद, मोहसिन और उमर तीनों को उठाकर लेकर और डीएनए टेस्ट करवा। उन्हें रिक्वेस्ट करो कि रिपोर्ट जल्द से जल्द हमें भेजे। खान, अब ये केस हम जल्द सॉल्व करेंगे। ओके सर। हाँ राशिद बोल। साहब, शकील के राइट हैंड इकबाल के बारे में एक बात पता चली है। 17 तारीख को वो नफीसा से मिला था। और हाँ साहब, सबसे जरूरी बात, अभी आपको वो सब्जी मंडी में मिलेगा। ठीक है, तू उस पर नजर रख, मैं पहुंचता हूँ। रो और जोर से रो, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। देख, आज तेरी चौखट से तेरी बेटी का जनाजा उठ रहा है, वैसे ही जैसे मेरे वसीम का उठा था। तुझे पता है, आज ये नजारा देख के ना मेरा बदला पूरा हो गया। अरे तेरी नफीसा को मैं अपनी बहू बनाना चाहती, लेकिन तेरी काली परछाई उससे भी ले डूबी। मेरी बद्दुआ तुम लोगों को, मेरी बद्दुआ। देख, तेरी लगाई आग में क्या क्या झुलस गया। चैन की एक रोटी नहीं खा सके। देख, कल में पहाड़, कल में शहादत, अशहदु अन ला इलाहा। हर छोटे बड़े अच्छे बुरे काम में तो शकील का साथ ही रहा है। 17 तारीख को नफीसा तुझसे भी मिली थी, क्यों? हाँ सर, वो मुझसे मिली थी, कुछ परेशान थी। नफीसा, नफीसा, रो क्यों नहीं है? क्या हुआ? वो भाईजान। अरे बता ना, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कहा तुमसे? नहीं नहीं भाईजान, कुछ नहीं। बता, मुझे बता। नहीं भाईजान, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। अल्लाह हाफिज। नफीसा, भाई शकील के डर से तो कुछ छुपा तो नहीं रहा है? नहीं सर, वो मेरी छोटी बहन से हटकर और कुछ नहीं है। ठीक है, जा तू। ठीक, सलाम।
सर, नफीसा के पेट में जो बच्चा था उसका डीएनए मुराद का डीएनए से मैच हुआ। सर सच बोलो सर। इस बार अगर झूठ बोला ना तो देख लेना। बोल। सर सच बोलो सर। इस बार अगर झूठ बोला ना तो देख लेना। बोल। सर मैंने आप लोगों से सच्चाई छुपाई थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि अगर मैं बता देता तो उसमें नफीसा की बदनामी हो जाती। सर उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो मेरा ही था, और ये बात खुद नफीसा ने मुझे आके बताई थी, लेकिन तब तक उसे ये पता चल गया था कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। नफीसा, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन मैं अब तक तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। जिस बच्चे को मैं अपने प्यार की निशानी समझ रही थी, उसे मैं अब खुद गिराऊंगी अपने हाथों से। नहीं देखो नफीसा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और अगर तुम कहोगी ना तो मैं अपनी पहली बीवी को भी तलाक दे दूंगा, ठीक है? कितने घटिया इंसान हो तुम। तुम्हारी नजर में किसी भी औरत की इज्जत ये है? मुझे कॉल करने की या मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। शकील भाई ठीक कहते थे, तुम किसी लायक नहीं हो। नफीसा शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो नफीसा को क्यों मारा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर सच में सर। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। मैं रिश्ते के लिए उनको बोला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो बात खत्म हो गई थी सर। अब मेरा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, यकीन कीजिए सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि नफीसा के प्रेग्नेंट होने की खबर शकील को पता चल गई हो, और गुस्से में आके उसी ने अपने आदमियों से नफीसा को मरवा दिया हो, क्योंकि शकील गुंडा जरूर है, लेकिन अपने घर और घर की इज्जत को लेकर बहुत हसास है। एक छोटी सी छेड़छाड़ को लेकर अगर वो मुराद को पिटवा सकता है या वसीम की जान ले सकता है, तो अपनी ही बहन नफीसा की प्रेग्नेंट होने की खबर सुन के उसे जिंदा छोड़ने वाला में से नहीं है। ये शकील का काम अब इकबाल देखता है ना? जी सर। अगर मुझे पहले पता होता कि नफीसा इस हद तक गुजर जाएगी तो मैं ही उसे मरवा देता, और जिस दिन अपने आदमियों से मुराद को पिटवाया था उसे भी मरवा देता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये काम तो अब भी कर सकता है, हम तेरी बात का यकीन क्यों करें? क्योंकि मुझे लगता है नफीसा को किसी और ने नहीं, वसीम की मौत का बदला लेने उसकी माँ अमीना ने या तो मरवाया है या खुद मारा है, क्योंकि नफीसा की मैयत वाले दिन वो हमारे जले पर नमक छिड़क रही थी। हाँ, मैंने मारा है नफीसा को। मेरी बद्दुआओं ने मारा है उसे। अरे जिस लड़की की वजह से मेरा घर तबाह हो गया, उसके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। आपको पता है, बहू बना लेती मैं उसे, लेकिन वो लड़की अपनी माँ की तरह पैसों की भूखी और लालची निकली। मेरे बेटे वसीम को मरवा दिया और उस मुराद को फांस लिया। आपके चेहरे पर ये घाव कैसा? ये घाव, ये भी उस शबनम ने दिया है मुझे। तो 17 तारीख को आप अपनी बेटी नफीसा से नहीं मिली, याद कीजिए, शायद उसने आपको कुछ बताया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया ना, उसके घर से निकलने के बाद मेरे से कोई बात नहीं हुई। झूठ बोल रही है आप, लेकिन आपके कंगन ने हमें सब कुछ सच बता दिया। अब भी कुछ कहना है आपको? सच सच बताओ, नफीसा को क्यों मारा? मैंने नफीसा को एक दिन 2-4 बार उल्टी करते हुए देखा था। हाँ अम्मी, ये सच है, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उस मुराद ने मुझे धोखा दे दिया। वो पहले से शादीशुदा है और अब मुझे उससे शादी भी नहीं करनी है, और मैंने सोच लिया है कि मैं इस बच्चे को गिरा के रहूंगी। तू है कहाँ अभी? मैं बड़े मैदान के पास हूँ अम्मी, तू वहीं रुक, मैं आती हूँ वहाँ। जी ठीक है। फिर मैंने फोन रखा और मैं उससे मिलने निकल पड़ी मैदान में। अरे नफीसा तू रो क्यों रही है? अरे यही मौका है, मैं कहती हूँ मुराद को ब्लैकमेल करके उससे शादी कर ले। लेकिन अम्मी वो शादीशुदा है। अरे शादीशुदा है तो क्या हो गया, कम से कम अपनी इज्जत बचाने के लिए तुझे थोड़ा पैसा तो देगा, और अगर ना भी दे तो तू उसकी दूसरी बीवी बनकर रह जाइयो। ये बच्चा गिराने की क्या जरूरत है नफीसा? देख इससे सबका भला हो जाएगा नफीसा। अरे वाह अम्मी वाह, आज मुझे आपको अम्मी कहते हुए भी शर्म आ रही है। इससे अच्छा होता मैं किसी कोठे वाले की बेटी होती, कम से कम मुझे ये तो पता होता कि मेरी माँ ही है जो मेरा खुलेआम सौदा कर रही है। अरे घिन आती मुझे आपको अपनी अम्मी कहते हुए। माँ कहने के लायक ही नहीं हो, अब जिंदगी भर जेल में सड़कर ये सोचते रहना कि जिंदगी से तुम्हें क्या चाहिए था।
शबनम ने अपने बच्चों को खुशी देने के लिए जो रास्ता चुना वो उन्हें बर्बादी की राह पर ले गया। नफीसा की मौत खुद शबनम के हाथों हुई। शबनम को सजा हुई, शकील ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। अल्ताफ मियां और रेहान के लिए ये एक दर्दनाक सच था जो तबाही की शक्ल में उनके सामने आया था। कड़वी सच्चाई तो ये है कि शकील को शकील भाई बनाने में सिर्फ शबनम का ही नहीं बल्कि समाज का भी हाथ है, जो कानून और व्यवस्था के दायरों को तोड़कर अपना काम आसानी और जल्दी से करवाने के चक्कर में ऐसे लोगों को वजूद में लेकर आता है। याद रखिए, जुर्म से खुशियां पाने का रास्ता बहुत छोटा होता है। इस रास्ते पर जो कुछ भी मिलता है उससे कहीं ज्यादा खोना भी पड़ता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।